हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 and we are going to study unit 5 industrial relations. So before unit 5 we have covered all those units which are unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4 respectively. I have covered all those. I have to taken the session of all those units and theories I have covered very well. जो theories मैं उन theories की बात कर रही हूँ जो theories बहुत ही important है from the exam perspective. And also मैंने आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उन सेशंस को तो आप देख सकते हैं जाकर के यूट्यूब पर. That I have taken MCQs, PYQs and I have taken top most important 100 MCQ series. So जो last हमारा session था, like before starting unit 5 I have taken the session of 100 most important MCQ series. So अगर आपने उन सारे सेशंस को नहीं देखा होगा थ्योरी पार्ट को या फिर आप पीवाईक्यूज ले लीजिए या फिर एमसीक्यूज ले लीजिए, अगर उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक ओनली. ये सारे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है. सो उन सेशंस को अगर आपने नहीं देखा है यूनिट 4 से, आई मीन टू से दैट यूनिट 5 से इंडस्ट्रियल रिलेशन से, तो आप जाकर के देख सकते हैं उन सेशंस को भी. आई थिंक दैट मस्ट बी गोइंग टू हेल्पफुल टू यू, राइट. सो ये सारे ही टॉपिक्स हमने लिए हैं लास्ट सेशन में. जस्ट अ सेकेंड. मैं आपको बता दूं कि जो एक स्ट्राइक वाला पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआर से. स्ट्राइक में कौन कौन से स्ट्राइक हैं वो आपको जानना है. जस्ट लाइक स्ट्राइक में आपने देखा होगा दैट इकोनॉमिक स्ट्राइक है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक है, जनरल स्ट्राइक है, स्टे इन स्ट्राइक है जिसको आप पेन डाउन एंड टूल डाउन स्ट्राइक भी बोलते हैं, स्लो डाउन स्ट्राइक है. तो इनके डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए बिकॉज ये सारे जो ऑप्शंस में दिए हैं स्ट्राइक्स, वो आपको एक साइड ऑप्शंस में डाल देंगे स्ट्राइक्स के नेम और उसके सामने उसके डेफिनेशन दे देंगे. तो अगर आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होगी कि कौन सी स्ट्राइक का क्या मतलब होता है और क्यों की जाती है वो स्ट्राइक, तो आप उसको सही या फिर करेक्टली मैच नहीं कर पाएंगे. तो वो आप देख सकते हैं, राइट. एंड ये सारे ही जितने सारे टॉपिक्स मैंने लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, आप देख सकते हैं वन बाय वन जा करके उनको. सारे टॉपिक्स हमने किए हैं लास्ट सेशंस में, राइट. सो लास्ट सेशन में हमने देखा था इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी इन इंडिया. सो क्या क्या मशीनरीज यूज होती हैं इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए. तो आपने देखा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, जो एक एज अ मशीनरी यूज की जाती हैं. ग्रीवियंस प्रोसीजर है, ट्राइपार्टाइट बॉडीज हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स. सो ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आपने देखा अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी इन इंडिया. आज का हमारा जो टॉपिक होगा, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था. अब हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, कॉन्सिलिएशन की, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की, एडजुडिकेशन की. एजुकेशन, क्योंकि ये सारे टॉपिक हमने जो चारों टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सारे हमने लिया हुआ है. अब एजुकेशन के अंदर सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे. वो जो टॉपिक्स आप करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट. देखेंगे एजुकेशन के बाद. एजुकेशन में लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल की बात करेंगे हम. सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा लेबर कोड, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली who is normally a sitting or an ex-judge of a high court. It may be constituted by the appropriate government for adjudication of disputes which are mentioned in the second schedule of the act. The issues referred to labor court में include. क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. सबसे पहले इसकी थ्योरी को देखेंगे कि लेबर कोड के अंदर क्या किया जाता है, किस तरह से ये एज अ मशीनरी किस तरह से आईआर में इसको यूज किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली. लेबर कोर्ट में एक पर्सन होना चाहिए, कम से कम एक पर्सन होना चाहिए who is normally a sitting or an ex judge of high court. जो लेबर कोर्ट का मेंबर होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए लेबर कोर्ट के अंदर. और वो मेंबर क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. दैट क्वालिफिकेशन शुड बी दैट मेंबर शुड बी एन
एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट का वो एक्स जज होना चाहिए अगर आप लेबर कोर्ट के मेंबर के रूप में किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो, right? It may be constituted by the appropriate government for adjudication of disputes which are mentioned in the second schedule of the act. So ये जो लेबर कोर्ट में मेंबर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? दैट अपॉइंटमेंट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्या मतलब है कि वो या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है. तो अप्रोप्रिएट का मतलब कि जो आपको लाइक डिपेंड करता है कि किस तरह का ग्रीवियंस राइज हुआ, किस तरह का डिस्प्यूट सॉल्व करना है, तो उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है. so that labor court member should be appointed by the appropriate government. That government should be, that can be either state government or central government. और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस मेंबर की जो आप लेबर कोर्ट के लिए एज अ सदस्य आप नॉमिनेट करने जा रहे हैं या फिर अपॉइंट करने जा रहे हैं. दैट क्वालिफिकेशन शुड बी एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट का वो एक्स जज होना चाहिए, राइट? सो ये आपको क्लियर होना चाहिए. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दैट व्हाट द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, लाइक स्पेशली क्या कहाँ पे आपको लगता है कि लैक है, या फिर कंटेंट में, या फिर टीचिंग स्टाइल में, या फिर थ्योरी पार्ट में कहाँ पे दिक्कत है, वो आप मुझे बता सकते हैं. वर्क ऑन दैट. सो आप इसके सामने, अब इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. पहला देखेंगे द propriety of legality of an order passed by an employer under the standing orders. दूसरा क्या है? The application and interpretation of standing orders. तीसरा क्या है? Discharge and dismissal of workmen and grant of relief to them. चौथा है withdrawal of any statutory concession or privilege. पांचवा है illegality or otherwise of any strike or lockout. Sixth है all matters not specified in the third schedule of the Industrial Dispute Act 1947. It deals with the jurisdiction of Industrial Tribunal. So इन्होंने क्या लिखा था कि the issues referred to as labor court में include. So कौन कौन सी इश्यूज लेबर कोर्ट में आप रेफर कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या किस तरह की ग्रीवियंसेस होने चाहिए, किस तरह की इश्यूज होने चाहिए, कौन कौन से इश्यूज इंक्लूड किए जाने चाहिए लेबर कोर्ट में. अगर आप लेबर कोर्ट में जा रहे हैं स्पेशली शिकायत को लेकर के, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो पॉइंट क्या होने चाहिए. तो आपने पॉइंट वाइज देखा यहाँ पर कि एक तो होना चाहिए, पहला आपने देखा कि द प्रॉपर्टी of legality of an order passed by an employer under the standing orders. जो भी इशू है, जो भी डिस्प्यूट है, वो किसके द्वारा पास किया जाना चाहिए? दैट शुड बी पास बाय एम्प्लॉयर. जो इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर है, यूके से जिस कंपनी में काम कर रहा है पर्सन, उस कंपनी का एम्प्लॉयर पास करेगा लीगलिटी के बेसिस पे, एंड अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर. दूसरा क्या है? द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग orders. So application and interpretation के basis पर standing under the standing orders पेश किया जाना चाहिए कोर्ट ऑफ लेबर कोर्ट के अंदर. डिस्चार्ज एंड डिसमिसल के केस में of workmen and grant of relief to them. Withdrawal of any statutory concession or privilege. सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने मना कर दिया, विथड्रॉ कर दिया है एनी स्टेट्यूटरी और कंसेशन और प्रिविलेज, तो इस केस में भी आप जा सकते हैं लेबर कोर्ट के पास. इलीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ एनी स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में भी जा सकते हैं. ऑल मेंबर्स नॉट एज स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. इट डील्स विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स. तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं इन इश्यूज को, इन इश्यूज को लेकर के आप, राइट? सो नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अगर आपको कोई सपोज इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ग्रीवियंस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सेटलमेंट की दिक्कत हो रही है, तो कहाँ पर जाएंगे उसके बाद? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास. देखेंगे कैसे. लाइक लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो अ वन मैन बॉडी. सो लेबर कोर्ट की तरह लेबर कोर्ट में एक वन मैन बॉडी होता है. लाइक वहां पर लेबर कोर्ट में ढेर सारे मेंबर नहीं होंगे, सिर्फ एक मेंबर होगा जो एक्स जज होगा हाई कोर्ट का, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, वो अपॉइंट किया जाएगा किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू. वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है. उसी तरह इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का भी रूल है, यहाँ पर भी एक ही पर्सन अपॉइंट किया जाएगा
पूरे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को लीड करने के लिए। तो वन मैन बॉडी हो जाएगा एक तरह से, जैसा कि लेबर कोर्ट है उसी तरह से ये भी वर्क करेगा। द मैटर्स विच फॉल विद इन द jurisdiction ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स आर एज मेंशन्ड इन द सेकेंड शेड्यूल और द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ये सेकेंड और थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैव वाइडर जुरिस्डिक्शन दैन द लेबर कोर्ट। सो ऑब्वियस सी बात है, जब आप लेबर कोर्ट के पास आप गए, वहां पर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, तो आप उससे ऊपर जाएंगे, उससे अपर लेवल पे जाएंगे। तो जब अपर लेवल पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये उससे बड़ा है, कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी काम करने को या फिर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की क्षमता ज्यादा होगी। तभी आप किसी, अगर सपोज आपने मैनेजर के पास गए अपना डिस्प्यूट लेकर के, मैनेजर नहीं किया तो सीनियर मैनेजर के पास गएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैनेजर से ज्यादा पावर आपके सीनियर मैनेजर के पास है। या फिर अगर उससे भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास चले जाएंगे, तो क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर है। तो इसी तरह से लेबर कोर्ट से ज्यादा पावरफुल आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये वाइडर स्पैन है उसका। Industrial tribunal have wider jurisdiction than labor court. Moreover, an industrial tribunal, in addition to the presiding officer, can have two assessors to advise him in the proceeding. So ये भी एक वन मैन बॉडी है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्यूट कोई भी हो, किसी भी तरह का है, तो वहां पर दो असेसर दो असेसर्स टू एडवाइज हिम इन द प्रोसीडिंग। मतलब कि दो लोग ऐसे होंगे जो उनको एडवाइस भी करेंगे। वन मैन बॉडी ही होगी, एक ही पर्सन वहां पर होगा जो काम करेगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके पास एडवाइजर भी होंगे, दो एडवाइजर होंगे कम से कम, जो उनको एडवाइस करेंगे कि क्या सही डिसीजन हो सकता है, किस तरह से आप इसकी हियरिंग ले सकते हैं, या फिर क्या बेस्ट डिसीजन होगा इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो अपने अपने सजेशंस देते हैं। द appropriate government is empowered to appoint the assessors. The industrial tribunal may be referred to the following issues. जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है वो रेफर करते हैं फॉलोइंग इश्यूज को, वो हम देखेंगे आगे विद दीज ऑप्शंस। जस्ट अ सेकंड। सो हियर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए देखेंगे, वेज इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट। बी, compensatory and other allowances. C, hours of work and rest intervals. D, leave with wages and holidays. E, bonus, profit sharing, provident fund and gratuity. F, shift working otherwise than in accordance with the standing orders. G, rules of discipline. H, rationalization. I, retrenchment. And J, any other matter that may be prescribed. सो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास अगर आप जाएंगे तो क्या इश्यूज होंगे आपके पास कि आप जाएंगे उनके पास? अगर इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट, जस्ट सेकेंड, अगर लेबर कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाता है आपका डिस्प्यूट, तो आप जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। सो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास अगर आप जाएंगे तो आपके पास क्या क्या किस टाइप के ग्रीवेंसेस होने चाहिए, राइट? सो क्या उनका लेवल होना चाहिए कि तब लाइक नॉर्मल, ऐसा तो नहीं है कि आप छोटी सी कोई बात हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपका किसी सपोज अपने टीम मेंबर से लॉजर हेड हो गया, आपकी किसी बात पे इन डिसएग्रीमेंट है आपका, तो ऐसा नहीं कि आप उतनी सी बात के लिए आप एकदम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास पहुंच जाएंगे। नहीं, किस टाइप के इश्यूज, किस टाइप के केसेस होने चाहिए जबकि आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। तो वो केसेस आपने देखा ऑप्शंस के थ्रू कि ऑप्शन ए में आपने देखा वेज इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, कि मतलब जो आपको वेज एज अ वर्कर, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जो वेज है आपका, वेज का क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, किस मोड में पेमेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है, क्योंकि क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर आप कैश के थ्रू आपको वेज मिलता है, या फिर चेक के थ्रू मिलता है, या फिर ऑनलाइन मोड हो सकता है, राइट? लेकिन अगर इन तीनों ही मोड के अलावा अब अगर सपोज आप लेना चाहते हैं कैश के थ्रू, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको देने से मना करती है, या फिर मे बी रूल ना हो ऑर्गेनाइजेशन में कैश देने का, तो आपको चेक के थ्रू देती है या फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस मोड में ऑर्गेनाइजेशन हमें बेच देने जा रही है, ठीक है? तो उस केस में किसी भी तरह का उसमें डिस्प्यूट हो सकता है। वो चीजें अब आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो डिस्प्यूट्स किस किस टाइप के होते हैं, राइट? किन किन केसेस में होते हैं, तो वो चीजें अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये समझेंगे कि किस किस इश्यूज के लिए, किन किन इश्यूज के लिए आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। तो वो इश्यूज क्या होंगे वो हमें जानना है यहाँ पर स्पेशली। तो वेज इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, क्या मोड ऑफ पेमेंट है, क्या पीरियड होना चाहिए,
वेज का, सैलरी का, लाइक नॉर्मल इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री के जो रूल है इंडस्ट्री का, नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए है कि मंथ के 7th डे तक मैक्सिमम आपको सैलरी मिल जानी चाहिए, आपको वेज आपका मिल जाना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री में बोला जाता है कि जो वेज है वो मंथ के 10th तक मैक्सिमम मिल जाना चाहिए, मतलब 1 से 10 के बीच में आपको सैलरी मिल जानी चाहिए अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अदर देन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो आपको 1 से 7 के बीच में आपको आपका वेज मिल जाना चाहिए। तो ये रूल्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनमें आपको कहीं भी कोई लैग नजर आता है या फिर इसके लिए कोई शिकायत दर्ज करनी है, आपका ग्रीवियांस है जिसको कि आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास लेके जाना चाहते हैं, तो आप लेके जा सकते हैं। बी देखेंगे कॉम्पेंसेटरी एंड अदर अलाउंसेस, कि आपको आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है तो उसका जो कॉम्पेंसेशन है या फिर जो अदर अलाउंसेस का ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कमिट किया था बट वो नहीं दे रही है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। सी देखेंगे आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स के लिए जा सकते हैं आप, कि अगर सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज लाइक आपको पता है कि 9 घंटे ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप अगर आप काम करते हैं तो 11 से 12 घंटे काम कर सकते हैं मैक्सिमम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा काम करते हैं तो फिर आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। आपको अगर विद इन द टाइम पीरियड आपको रेस्ट इंटरवल्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि हर 5.5 घंटे के बीच में आपको एक रेस्ट, लाइक वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो 4 से 5 घंटे के बीच मिल जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 5.5 घंटे आप काम कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपको इंटरवल नहीं मिल रहा है तो वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो सकता है। तो उस केस में भी आप रेस्ट इंटरवल्स के केस में, आवर्स ऑफ वर्क के केस में आप जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। देख सकते हैं वे लीव्स विथ वेजेस एंड हॉलीडेज, आपको लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मंथ ईयर वाइज आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिसपे आपको लीव्स मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो आपको उन फेस्टिवल के लिए आपका डिडक्शन नहीं होना चाहिए, उन फेस्टिवल के लिए आपका मतलब आपका सैलरी नहीं कटनी चाहिए। तो लीव्स विथ वेजेस एंड हॉलीडेज इनके लिए भी अगर इनसे कोई कंसर्न उठ के आता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। बोनस के लिए जा सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के केस में जा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी के केस में भी जा सकते हैं अगर आपको इनमें किसी तरह की भी प्रॉब्लम नजर आती है या फिर डिस्प्यूट अराइज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एंड एफ देखेंगे शिफ्ट वर्किंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इस केस में भी जा सकते हैं। शिफ्ट वर्किंग के केस में जो आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि 24/7 चलती है शिफ्ट, राइट, जिसमें 9 9 घंटे के हिसाब से, लाइक दो से कितनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि सुबह 6 से वो शाम को आई थिंक 6 से कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 3 12, 6 और 12 और 3, मतलब 6 से 3 का शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो 6 से 3 का शिफ्ट करवाते हैं, कोई क्या करते हैं 9 से 6 का करवाते हैं, कोई क्या करते हैं 12 से 9 का करवाते हैं। तो इस तरह से शिफ्ट वाइज चलती रहती है। तो शिफ्ट में अगर कोई इशू है जो आपको कमिट किया गया था उससे आपको हटके फिर आपको शिफ्ट दी जा रही है या फिर डबल शिफ्ट करने को बोल रहे हैं, तो उस केस में भी आप जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। रूल ऑफ डिसिप्लिन के लिए जा सकते हैं, रेशनलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, रिट्रेंचमेंट के केस में कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बिना वजह रिट्रेंच कर रही है तो और उसका कॉम्पेंसेशन नहीं दे रही है, तो भी आप जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास अपना ग्रीवियांस लेकर के। एनी अदर मैटर दैट मे बी प्रिस्क्राइब, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, हो सकता है कोई और मैटर जो कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन आपको लेबर लॉ के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस किस के इश्यूज के लिए आप जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास, तो उन केसेस में भी आप जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास अपने ग्रीवियांस को लेकर के। अब थर्ड देखेंगे सी, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास क्या लेकर के जाएंगे आप, क्या ग्रीवियांस लेकर के जाएंगे आप, और क्यों जाएंगे और कब जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट में constitute a national tribunal for adjudication of dispute as mentioned in the second and third schedule of act or any other matter not mentioned there in provided in its opinion the industrial dispute involves questions of national importance or the industrial dispute in is of such a nature that undertaking established is in more than one state are like to be affected by such a dispute. The central government may appoint 2 assessors to assist the national tribunal. The award of the tribunal is to be submitted to the central government, which has the power of modify or reject it if
it considers it necessary in public interest. So नेशनल ट्रिब्यूनल, आपने लेबर कोड में देखा कि एक ही पर्सन होना चाहिए, वन मैन बॉडी होती है, जो कि अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, किसी भी लाइक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस पर्सन की, जो अपॉइंट किया जा रहा है वो एक्स हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। आपने देखा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर की वन मैन बॉडी उसमें भी होगी, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। मीन्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो असेसर्स को अपॉइंट करेगी, वो अथोराइज होती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अथोराइज होती है असेसर्स को अपॉइंट करने के लिए। असेसर्स क्यों, जो असिस्ट करने वाले हैं उस पर्सन को, जो वन मैन बॉडी बनाई गई है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की, उस ट्रिब्यूनल के जो हेड है, मतलब एक, क्योंकि वहां पर एक ही पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि लीड करेगा एंटायर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, तो उस पर्सन को असिस्ट करने के लिए दो असेसर्स अपॉइंट करते हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल में आप देखेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ना होकर के यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप हमेशा श्योर रहेंगे कि लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब कि वो तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। लेकिन नेशनल की जब बात आएगी, नेशनल ट्रिब्यूनल की, आप नेशनल से लाइक इंडस्ट्रियल, लेबर कोर्ट और नेशनल तीनों की जब बात करेंगे, जब सपोज आपको याद ना रहे कि नेशनल ट्रिब्यूनल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, या फिर इंडस्ट्रियल में बात की गई है, या फिर लेबर कोर्ट में, तो आप याद रखिएगा, आपकी ट्रिक बता रही हूँ, आप याद रखिएगा कि नेशनल की जब जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे नेशन की बात आती है, तो नेशनल, जहाँ पे नेशन की बात आती है वो है नेशनल ट्रिब्यूनल। तो नेशनल की जब बात आएगी तो वहां पर कोई और किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा। तो नेशनल ट्रिब्यूनल में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ना होकर आपको क्लियर एंड क्रिस्प वर्ड में यहाँ पर लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज रहेगी असेसर्स को अपॉइंट करने के लिए, जो कि असिस्ट करेगा उस पर्सन को डील करने के लिए, उस डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, राइट। The central government may appoint two assessors to assist the national tribunal. The award of the tribunal is to be submitted to the central government, which has the power to modify or reject it if it consider it necessary in public interest. तो जो भी निकल के आएगा, जो भी चीजें निकल के आएंगी, एक्चुअली मुझे जुकाम हुआ है तो मेरी आंखों में बार बार पानी आ जा रहा है। क्या होगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट जाएगी तो उनके हाथ में पूरा पावर होता है, पूरी अथॉरिटी होती है कि वो रिपोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी, वो उनके पूरे हाथ में होगी। क्योंकि वो या तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो भी जो भी सोल्यूशन दिया गया है, जो भी कंक्लूजन निकल के आया है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं ठीक लगता है, या फिर लगता है उसमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो मॉडिफाई कर सकती है, या तो वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट भी कर सकती है। एंड इट शुड बी नोटेड दैट एवरी अवार्ड ऑफ अ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल must be published by the appropriate government within 30 days from the date of its receipt. जब कंक्लूजन निकल के आ जाता है, जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास वो रिपोर्ट आ जाती है, तो वो विद इन द 30 डेज उस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, right? And unless declared otherwise by appropriate government, every award shall come into force on the expiry of 30 days from the date of its publication and shall remain in operation for a period of 1 year thereafter. So यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे कि it should be noted that every award of the labor court, industrial tribunal or national tribunal must be published by the appropriate government. जो भी अवार्ड निकल के आएगा, अवार्ड का मतलब कि जो भी डिसीजन निकल के आएगा, वो रिलेटेड टू लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, वो that must be published by the appropriate government. Appropriate government should be, can be either state government or central government. सो जब उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी तो विद इन द 30 डेज वो उस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, अनलेस डिक्लेयर्ड अदरवाइज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एवरी अवार्ड शैल कम इनटू फोर्स
ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। सो 30 डेज के अंदर वो पब्लिश होना चाहिए, और 30 डेज तक, मतलब कि 30 डेज के बाद, जब तक कि वो 30 डेज कंप्लीट नहीं हो जाता, पब्लिकेशन के 30 डेज के बाद, 30 डेज के अंदर जब भी कोई भी रिपोर्ट निकल के आती है, जब सपोज फाइनल डिसीजन आ गया, तो उस डिसीजन को, उस पब्लिकेशन को पब्लिश करने के लिए 30 डेज का टाइम होता है, कि 30 डेज के अंदर आपको ये रिपोर्ट पब्लिश करनी ही करनी है, कि ये कंक्लूजन है, ये रिपोर्ट है, इसको 30 डेज के अंदर आपको पब्लिश करना है। सो पब्लिकेशन के 30 डेज तक, मतलब जब आपने पब्लिश कर दिया, तब 30 डेज के बाद क्या आपको देखने को मिलेगा, अनलेस डिक्लेयर्ड अदरवाइज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एवरी अवार्ड शैल कम इनटू फोर्स। जो भी जो भी अवार्ड निकल के आया है, जो भी रिजल्ट निकल के आया है, जो भी कंक्लूजन लेकर के आए हैं बाय द नेशनल ट्रिब्यूनल और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट, जो भी अवार्ड है, जो भी कंक्लूजन है, उसको, उसका क्या कह रहे हैं कि उसका जो पब्लिकेशन है वो 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, राइट। मतलब कि जो 30 डेज के अंदर पब्लिकेशन होना चाहिए, और पब्लिकेशन के 30 डेज बाद वो 30 डेज के अंदर उसको फोर्स में आना होता है। मतलब कि सपोज मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है ये काम करना है, तो आप अगर उस काम को करने जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि 30 डेज के अंदर आपको ये काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पहले तो मेरे पास कोई रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को मेरे हाथ में है कि आप, मेरे पास ये अथॉरिटी है कि ठीक है आपके पास वो रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन आप ऐसा नहीं हो कि आप वो रिपोर्ट अपने पास लेके रखे रह जाइए, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल बीत गया और आपने उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया। नहीं, आपके पास सिर्फ 30 डेज हैं, 30 डेज के अंदर आप चाहे जब भी उसको, उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दीजिए। फिर मैंने क्या किया, उस रिपोर्ट को, जो भी कंक्लूजन निकल के आया था, मैंने 30 डेज के अंदर कोई, मतलब जो भी मुझे लगा कि और चीजें करना है, या फिर अगर मैं सपोज मैं ऑक्यूपाई हूँ किसी अदर चीजों में, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है, तो 30 डेज का मेरे पास टाइम है। 30 डेज के अंदर मैंने कभी भी उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश होने के 30 डेज के अंदर उस जो रिपोर्ट, जो कंक्लूजन निकल के आया, उसका फोर्स में आना जरूरी है। तो 30 डेज के अंदर उसको फॉलो किया जाना चाहिए। सपोज मैंने आपको कमांड दे दी कि 30 डेज के अंदर आपको इसको काम को करना है, आपने 30 डेज के अंदर उस काम को स्टार्ट कर दिया, राइट। सो क्या है कि 30 डेज के अंदर आपने काम को स्टार्ट किया, मतलब कि वो काम फोर्स में आ गया, आपने करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी तरह है कि 30 डेज के अंदर आपको पब्लिश करना होता है, पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन के 30 डेज के अंदर ही उसको फोर्स में लेकर के आना होता है। तो कुल मिला के 2 महीना आप ले लीजिए, कि मतलब पब्लिश होने में भी 1 महीना लग जाए आपका 30 डेज, और पब्लिश होने के बाद फोर्स आने में भी 1 महीना में भी लग जाए, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मिनिमम में तो वो 1 महीने में दोनों चीजें हो सकती हैं, पब्लिकेशन भी हो जाए, फोर्स में भी आ जाए, वो हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 2 महीना मतलब 30 + 30, राइट। ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैंने 2 महीना बोला है, राइट। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने का टाइम आपके पास है। मतलब कि 30 डेज के अंदर पब्लिश करना है, और 30 डेज के पब्लिश होने के 30 डेज के अंदर फिर आपको उसको फोर्स में भी लेके आना है। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होता है, एक तरह से यू कैन से, राइट। Into force on expiry of, every award shall come into force on the expiry of 30 days from the date of its publication, and shall remain in operation for a period of 1 year thereafter। और वो जो फोर्स में आया है 30 डेज के अंदर, उस काम का फोर्स में रहना कम से कम 1 साल तक होना चाहिए। वो उसके बाद कुछ चेंजेस अगर करनी है, कोई नया रूल आ गया, फिर कोई चेंजेस करनी है, तो वो देखेंगे, लेकिन वो कम से कम 1 साल तक फोर्स में रहना चाहिए, राइट। So this is the theory of national tribunal, and accumulatively you can say national tribunal, labor, labor court, national tribunal and industrial tribunal, right। I hope आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। The objectives of industrial democracy are, आपको मैं आगे की जो सेशन में लेने वाली हूँ उसमें समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।